हे गाइस, आज हम विजन आईएएस का नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, मैं करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ 2022 से लेके अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के। तो उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्स है, यूपीएससी, पीएससी, पीएससी, यहाँ पे सीडीएस, जुडिशियल एग्जाम, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, सबके लिए कारगर है। और आज हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम रोज एक नया टॉपिक करेंगे और पूरी पॉलिटी में आपकी अच्छी तरीके से कवर करवा दूंगा और करंट अफेयर्स भी कवर करवा दूंगा और विजन आईएएस के करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करवा दूंगा और स्टैटिक जो पार्ट है पॉलिटी का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो पहले हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में पढ़ लिया था, आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डीप एनालिसिस करेंगे। विजन से भी देखेंगे और जो बाहर है वहाँ से भी देखेंगे। ठीक है, तो विजन में क्या लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें ये बिल पेश हुआ था 2020 में, ये तो उसके बारे में है। पर अभी आप देख लो 2023 में कुछ साल पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था, ऑफिशियली तो नहीं बट अनऑफिशियली कहा गया था कि वो यूसीसी लाएंगे। ठीक है, अभी तक उसके लिए कुछ हुआ नहीं है, बट आगे हो सकता है, तो उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, यूसीसी रेफर्स टू द सेम सेट ऑफ सिविल लॉज एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, सिविल लॉज है। सिविल लॉज मतलब ये सिविल लॉज के लिए है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो आप बोलोगे क्रिमिनल लॉज के लिए क्यों नहीं? ठीक है, जैसे मर्डर हो गया, जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उन सब के लिए क्यों नहीं? तो आपको पता होगा कि उन सब के लिए तो पहले से ही ऑलरेडी है। उसके लिए तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मुस्लिम है तो उसको अलग सजा मिलेगी, हिंदू है तो उसको अलग सजा मिलेगी, क्रिश्चियन है तो उसको अलग सजा मिलेगी। जो जितने भी धर्म है सबको एक टाइप की सजा मिलती है क्रिमिनल केसेस में। बट सिविल केसेस में जो उसके प्रावधान होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, सिविल केसेस में क्या हो गया, जैसे मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, कस्टडी हो गया, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो भी ये जो सिविल लॉज है यूनिफॉर्म सिविल कोड किसको इम्पैक्ट करेगा, ये सिर्फ पर्सनल मैटर्स को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, पर्सनल मैटर्स को, सिविल केसेस है उन पे इम्पैक्ट आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, ना कि क्रिमिनल केसेस पे। तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। तो क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं है ये, यूसीसी क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं है, यूसीसी सिविल लॉज के लिए, सिविल केसेस के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं कि आर्टिकल 44 में जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी आपको पता होगा। ठीक है, तो डीपीएसपी में दिया गया है, ये डीपीएसपी आपको पता है कि नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब इसे कोर्ट में आप जाके मतलब रिट्स ऑर्डर नहीं करवा सकते इसके बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी है, ये स्टेट की विजडम पे डिपेंड करता है। जब हमारी गवर्नमेंट चाहेगी कि ये होना चाहिए तो होना चाहिए। ठीक है, इससे इससे किसी का फंडामेंटल राइट है ना, नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 में दिया गया है इसके बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक है, ऑल्सो पर्सनल लॉज कम्स अंडर इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये जुडिशरी भी बहुत सारे अलग अलग केस में, आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारे अलग अलग केस में कह चुके हैं कि यूसीसी को मतलब वो बोल चुके कि यूसीसी आना चाहिए। ठीक है, वो देश के लिए फायदेमंद होगा। तो अभी हम करंट स्टेटस देख लेते हैं। तो ये क्या है, आर करेंटली गवर्नड बाय सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉज। मतलब ना जो अभी जो है, अभी जो हमारा देश है वो बहुत सारे पर्सनल लॉज के बेसिस पे चल रहा है। जैसे हिंदू का हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम का मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हिंदूज के लिए क्या है, हिंदू पर्सनल लॉ इज कोडिफाइड बाय इन 4 बिल्स। ठीक है, हिंदू पर्सनल लॉज आ गया था 1955-1956 में आ गया था। ठीक है, 1956 में हिंदू पर्सनल लॉ आ गया था, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। ठीक है, इसमें मैरिज से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं, सक्सेशन से रिलेटेड मतलब जो जमीनें उमीनें होती हैं, जो मतलब बाप से बेटे और बाप से बेटी को मिलती है, उसके बारे में लिखा गया है। माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप के ऊपर लिखा है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, जो मेंटेनेंस दी जाती है उसके बारे में लिखा गया है। ये हिंदूज के बारे में अलग से हिंदू पर्सनल लॉ है। ठीक है, फिर मुस्लिम के लिए ऐसे ही मुस्लिम लॉज हैं। ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं। तो इसमें देख लो हिंदू पर्सनल लॉ में, हिंदू में क्या क्या आते हैं, हिंदू में आते हैं सिक्स, जैन और बुद्धिस्ट। ठीक है, जो हिंदू पर्सनल लॉ है इन तीनों के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, सिक्स के लिए भी, जैन के भी और बुद्धिस्ट के भी। हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू, इन लोगों को भी हिंदू ही माना गया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे जो टोटल जो 6-7 जो मेजर रिलीजन उनके बारे में लिख देता हूँ। जैसे ये हिंदूज का है, पहले हिंदूज है। ठीक है, 6, थर्ड बुद्धिस्ट, फोर्थ मुस्लिम्स, फिफ्थ क्रिश्चियंस, सिक्स्थ पारसीज, सेवेंथ ज्यूज। तो मतलब इन सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कुछ ना कुछ परसेंटेज में हमारी कंट्री में रहते हैं। ठीक है, तो हिंदू, सिक्स और बुद्धिस्ट के लिए क्या हो गया, हिंदू पर्सनल लॉ, जो मैंने अभी आपको बताया। हिंदू, सिक्स और बुद्धिस्ट के लिए क्या हो गया, हिंदू पर्सनल लॉ। ठीक है, मुस्लिम्स के लिए आता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। ठीक है, पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसे कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट। ठीक है, ये 1937 का है। ठीक है, इसे शरीयत लॉ भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं
पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, कहते हैं कि हम शरीयत को फॉलो करेंगे, तो किसी और टाइप की शरीयत की बात नहीं करेंगे, वो 1937 वाले शरीयत की बात करें, ठीक है। ये उनका पर्सनल लॉ है, ठीक है। इसी के अनुसार उनके जो मैरिजेज होती है, उनके सक्सेशन होता है, ठीक है, कि मतलब बाप से बच्चों में कैसे प्रॉपर्टी जाएगी उसके बारे में सब इसी में लिखा गया मुस्लिम पर्सनल लॉ में, ठीक है। फिर एक क्रिश्चियन, पारसीज एंड ज्यूज, ठीक है, ये चीज याद कर लो। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज ये आते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट में। इंडियन सक्सेशन एक्ट ये 1935 का है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अभी सबके पर्सनल लॉज बने हुए हैं और यूसीसी आ जाएगा तो सबके लिए एक ही कानून लागू होगा, ठीक है। मतलब सब एक ही कानून को फॉलो करेंगे जितनी वुमेन्स होंगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हिंदू की वुमेन को अलग अधिकार है और मुस्लिम के वुमेन को, मुस्लिम में जो वुमेन मुस्लिम्स है उनको अलग अधिकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें चेंज हो जाएगी यूसीसी आने के बाद। तो यही बेसिकली लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ आर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया इन एक्ट सच एज शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, इन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है। फिर सम सेकुलर लॉज भी हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि हिंदू फिर मुस्लिम की शादी कैसे होती है, वो हिंदू पर्सनल लॉ से होती है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से होती है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट से हो सकती है, ठीक है। अगर कोई इंटर रिलीजियस मैरिज करना चाहता है तो वो मुस्लिम पर्सनल एक्ट से, ये स्पेशल मैरिज एक्ट से कर सकता है, ठीक है। फिर गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट विच एस्टैब्लिशेस द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गार्डियंस, ठीक है। ये सब सेकुलर लॉज हैं ये दोनों, ठीक है। मतलब ये किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करती, ये सबके लिए इक्वल है, ठीक है। मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट से आप शादी कर सकते हो, अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो तो, या क्रिश्चियन हो या ज्यूज या पारसी हो, अगर एक दूसरे के रिलीजन में आपको शादी करनी है तो आप कर सकते हो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। फिर गोवा एक ओनली स्टेट है जहाँ पे यूसीसी लागू हो रखा है, ठीक है। ये पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 में आया था, उसके अनुसार लागू हो गया था। क्या बोलते हैं, और 1947 में आज़ादी मिलने के बाद इस जो एक्ट को स्टेप डाउन नहीं करा गया था, तो वहाँ पे सिर्फ सही मायने में एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान देना है। थोड़ा हम आगे देख लेते हैं, हमारी न्यूज़ वेबसाइट ने क्या छापा था। इसमें बताया था कि हिंदू पर्सनल लॉ है, ठीक है। वो जो हिंदूज़ के जो मैरिज होते हैं इस लॉ के अनुसार रजिस्ट्रेशन होता है उनका, ठीक है। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये मुस्लिम पर्सनल शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। ये सेम चीज़ लिखी जो मैंने आपको बताया, क्रिश्चियन, पारसी एंड ज्यूज इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। मैंने वहाँ पे 1935 बोला था, वो 1925 है, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान देना है। फिर है वाई यूसीसी इज कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन इंडिया, इसके बारे में दिया रिलीजियस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसा कि आपको पता है कि जैसे जो हमारा कंट्री है उसमें बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है, बहुत सारे अलग अलग कल्चर है। तो जितने भी कल्चर है उसमें, जैसे साउथ में वो हो सकता है कजन मैरिज भी, नॉर्थ में उतनी कजन मैरिज नहीं होती है, मुस्लिम में कजन मैरिज होती है, हिंदूज में नहीं होती है, ठीक है। तो सबका अलग अलग केस है, तो बहुत सारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब जैसे कि आप किसी पर्सन, आप अपने रिलीजन से बाहर, अपने रिलीजन में आप कुछ और लिखा गया है, ठीक है, और यूसीसी आ जाएगा तो आपको तो यूसीसी को फॉलो करना पड़ेगा ना, मतलब एक जो कोड गवर्नमेंट ने बनाया उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो कहीं लोगों को ऐसा ना लग जाए कि जो उनकी जो राइट्स है उनको दबाया जा रहा है, या उनके जो रिलीजन उनको दबाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा लोगों को लग सकता है, तो ये इससे कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटी के जो राइट्स है, माइनॉरिटी को ऐसा लग सकता है कि जो यहाँ पे मेजॉरिटेरियनिज्म हम पे थोपा जा रहा है, मतलब मेजॉरिटी वाले अपना हमारे ऊपर चला रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये लोग क्या कह देते हैं कि ना यूसीसी को हिंदू कोड ऑफ बिल भी कह देते हैं, ठीक है। कि तो हिंदूज में जैसा होता है वैसे ही हम लोगों पे आप थोप रहे हो, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, और ये जरूरी भी है कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और उनके रिलीजन के हिसाब से प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि उनके भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है पॉलिटिकल कंसिडरेशन, ठीक है। यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा खेली जाती है यूसीसी के लिए, जैसे कभी कोई पार्टी कुछ बोल देती है, कभी कोई पार्टी कुछ बोल देती है, वो फायदे या नुकसान ज़्यादा नहीं बताती देश को, बल्कि अपने पॉलिटिक्स के हिसाब से उस चीज़ को यूज़ करती रहती है। जब यूसीसी का उनको काम होता है पॉलिटिक्स में यूज़ करने के लिए तो वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है। जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स राइट, ठीक है। जैसे कि हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो रिलीजन है उसमें उतने राइट्स नहीं है, या जो उनके राइट्स है कुछ उतने सही नहीं है जो वुमेन से रिलेटेड, ठीक है। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, और जितनी भी वुमेन्स हो सबको एक टाइप की ही राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन का, कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है तो दोनों के राइट्स अलग अलग हो, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर टाइप जितने भी राइट्स है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, वो सबको, मेंटेनेंस से रिलेटेड, वो सबको सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि एक देश है तो सबके लिए एक तरीके का कानून होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि हर बंदे पे अलग अलग कानून लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए लोग जो इसके प्रोज में बात करते हैं ये भी कहते हैं कि जब इतना हमारा कल्चरल डाइवर्स कंट्री है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जिससे हम पूरे एक सूत्र में बंधे। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी आजकल बात होती है कि ना हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित करने के लिए, ठीक है। तो वो उसके लिए भी यही तर्क दिया जाता है कि नेशनल इंटीग्रेशन का ये मामला है, ठीक है। देश को एक साथ जोड़ने के लिए जरूरी है, ठीक है। आगे हम थोड़ा देखते हैं, ये मैंने कहीं और से उठाया, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ है। यूसीसी किस पे लागू होगा, मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, सक्सेशन एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें वही लिखा गया, इट विल इंटीग्रेट इंडिया, साइन ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशन, रियल सेकुलरिज्म। यही तो सेकुलरिज्म भाई, जब सबके लिए अलग अलग ही हो जाएगा, सब अपने रिलीजन के सब चलेंगे। सेकुलरिज्म तो वन पर्सनल लॉ आर अ लूप होल, ऑल इंडिया शुड बी ट्रीटेड सेम, ठीक है। और चेंज हैज लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो कोई कहेगा कि हम इतने सालों से ये फॉलो करें तो हम यही फॉलो करते रहेंगे, तो ये भी जरूरी है कि समय के साथ बदलना तो होगा ही अगर देश में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। इसके कुछ चैलेंजेस देख लेते हैं,
ठीक है। चैलेंजेस में यही है कि मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है यूसीसी से रिलेटेड, ठीक है, और बहुत सारे हमारा कल्चर डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, तो मतलब उन सबको एक साथ जोड़ना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक तो कल्चरली हम लोग डाइवर्स हैं, कल्चरली इतने डाइवर्स है, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्राइबल्स का केस भी है, ठीक है, वो लोग तो कहीं पिछड़ी पिछड़ी जगह पे रहते हैं और वो अपने रीति रिवाज की तरह के हिसाब से ही शादी वादी करते हैं, ठीक है, तो उनको मनाना बहुत मुश्किल मुश्किल काम होने वाला है। ऐसा नहीं कि उनको डिससेटिस्फेक्शन या इस लॉ से रिलेटेड अच्छी फीलिंग्स ना आए, मतलब उनको लगे कि उनके जो राइट्स है उनका हनन हो रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर लैक ऑफ पॉलिटिकल विल की कमी है, ठीक है, और मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल मैनेवरिंग भी होती है, मतलब पॉलिटिक्स अपने तरीके से, जितनी पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से उसे यूज़ करती है इस चीज़ को वोट लेने के लिए, ठीक है। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज हैव डिफरेंट पर्सनल लॉ व्हिच लीड पॉलिटिसाइजेशन, ठीक है। फिर आगे देखते हैं सजेशन क्या दिया गया है, ठीक है। इसके लिए प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड आउटलुक नीडेड जरूरी है, ठीक है, मतलब अब हम लोगों को अपने धर्म से और अपने कल्चर से थोड़ा हटके पहले अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा कि देश के लिए क्या जरूरी है कि नहीं। अगर ये जरूरी था इसलिए यूसीसी को हमारे डीपीएसपी में लिखा गया है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जो फादर्स थे वो लिखते ही नहीं इस टाइप से, ठीक है, डीपीएसपी के बारे में लिखते ही नहीं, तो उनको लगा कहीं कहीं ना कहीं यूसीसी जरूरी है। हाँ, उस टाइम थोड़ा मुश्किल था लाना, क्योंकि उस टाइम देश बहुत ज़्यादा बटा हुआ था, ठीक है, उसी टाइम हमारा इंडिपेंडेंस भी हुआ था, ठीक है, तो हमारा इकोनॉमिकल भी बहुत वीक थे, पर अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो अब यूसीसी को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर कमेटी ऑफ एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, एमिनेंट ज्यूरिस्ट को बिठाना पड़ेगा जो नॉन पॉलिटिकल हो, ठीक है, ताकि वो अच्छे से डिसाइड कर पाए, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंट जो रिलीजियस लीडर है उनको भी स्टेक होल्डर बनाया जाए, रिलीजियस लीडर को स्टेक होल्डर बनाया जाएगा तो उनकी भी सुनी जाएगी अच्छी तरीके से। तो बेसिकली यही था पूरे टॉपिक में, तो इस मैंने पूरे टॉपिक को समअप कर दिया है कि क्यों जरूरी है यूसीसी, ठीक है, और उसके लिए सजेशन दिए गए हैं, और मतलब उसके अगेंस्ट में तो ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। मतलब एक बार आया था लॉ कमीशन ने लॉ कमीशन ने बोला था कि यूसीसी इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जो बिल्स हैं जो उनको ही आप अच्छी तरीके से कर दो, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसी में आप वुमेन को राइट दे दोगे ज़्यादा, तो वो भी एक तरीके से चलेगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सबको एक सूत्र में बांधना अभी उतना ही जरूरी हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि अगर हम इस चक्कर में बहुत सारे क्लैशेज हो जाए या अलग अलग रिलीजन के बीच दंगे हो जाए, तो वो भी ठीक नहीं है, वो अपने देश के ग्रोथ के लिए भी नुकसान होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखने के लिए लॉ कमीशन ने सजेशन दी थी। तो यही है पूरा टॉपिक, ये मैंने विजन से कंप्लीट कर दिया, और जो हमारे जो अलग अलग न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उनमें क्या क्या दिया हुआ था उसके हिसाब से कर दिया, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काम आएगी, और ये सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।